तो आज आप लोगों को पढ़ना है एन.एस. बेंद्रे, नारायण श्रीधर बेंद्रे के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है नारायण श्रीधर बेंद्रे के बारे में। नारायण श्रीधर बेंद्रे, एन.एस. बेंद्रे। जन्म हुआ है 1910 में 22 में। खूब अच्छा से सिस्टम से लिखिएगा आप लोग। जन्म कहाँ पे हुआ है? जन्म इनका इंदौर में हुआ है। इंदौर मध्य प्रदेश में पड़ता है। इंदौर मध्य प्रदेश में एन.एस. बेंद्रे का जन्म हुआ है। और ये कला स्नातक की शिक्षा कहाँ से? स्नातक की शिक्षा सबसे पहले स्नातक की शिक्षा कहाँ से लिए थे? स्नातक की शिक्षा स्नातक की शिक्षा आगरा यूनिवर्सिटी से लिए थे, आगरा विश्वविद्यालय से। आपसे क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि नारायण श्रीधर बेंद्रे का संबंध क्या आगरा विश्वविद्यालय से रहा है? बिल्कुल रहा है, क्योंकि इन्होंने यहाँ से स्नातक की शिक्षा ग्रहण किए थे। स्नातक की शिक्षा ग्रहण करने के बाद ये जो है फिर वापस चले गए थे इंदौर। इंदौर जाने के बाद वहां राजकीय विद्यालय में कला की शिक्षा लिए। तो कला की शिक्षा कहाँ से लिए? कला शिक्षा कला शिक्षा लिए राजकीय महाविद्यालय। राजकीय महाविद्यालय में कला की शिक्षा लिए इंदौर। यहाँ से कला की शिक्षा लिए और कला की शिक्षा किसके सानिध्य में लिए थे? यहाँ पर इनके कला गुरु थे देवलालीकर। देवलालीकर यहाँ पर थे। देवलालीकर के सानिध्य में रहकर इन्होंने चित्रकार करना शुरू किया। सबसे पहले इन्होंने दृश्य चित्र बनाते थे। 92। अच्छा अच्छा, चलिए 1992 आप लोग लिख लीजिए। हो सकता है 22 लिखा, 1992। मृत्यु इनकी 1992 हुई है, 92 में। और इंदौर में इनका जन्म हुआ। स्नातक की शिक्षा कहाँ से लिए? आगरा विश्वविद्यालय से। और कला की शिक्षा लिए राजकीय महाविद्यालय इंदौर से। इनके कला गुरु कौन थे? देवलालीकर। देवलालीकर से शिक्षा इन्होंने यहाँ पर लिया था इंदौर में। उसके बाद सबसे पहले ये दृश्य चित्र बनाते थे। तो दृश्य चित्र बनाते थे, कई जगहों का इन्होंने दृश्य चित्रण किया है, जैसे कि हर की पैड़ी। हर की पैड़ी का हर की पैड़ी ये हरिद्वार में है। वहां पे बड़ी सी शिव शंकर जी की मूर्ति लगी हुई है हर की पैड़ी। शंकर जी की मूर्ति वहां पर लगी हुई है हरिद्वार में। तो वहां के दृश्यों का इन्होंने चित्रण कार्य किया है। हर की पैड़ी का चित्र बनाया है। और उसके बाद ओंकारेश्वर का चित्र बनाया है। ओंकारेश्वर ओंकारेश्वर का चित्र बनाया है। बनारस का चित्र बनाए हैं। बनारस का चित्र बनाया है। सबसे पहले ये क्या कैसा चित्र बनाते थे? दृश्य चित्र बनाते थे, जैसे कि हर की पैड़ी का चित्र बनाए, ओंकारेश्वर का चित्र बनाए, बनारस का भी दृश्य इन्होंने बनाया है, बनारस का दृश्य चित्र। आगे चलकर इन्होंने विभिन्न रोगों में काम करने लगे हैं। और ये आगे चलकर फिर कला की डिप्लोमा लिए मुंबई राज्य से कला डिप्लोमा लिए। फिर आगे चलकर कला डिप्लोमा लिए हैं। यहाँ से फिर गए मुंबई। मुंबई में कला डिप्लोमा इन्होंने लिया है। कब लिए कला डिप्लोमा? 1934 ईस्वी में। 1934 ईस्वी में मुंबई से लिए।
1934 ईस्वी में मुंबई से इन्होंने कला डिप्लोमा की शिक्षा ली है। और उसके बाद में इन्होंने कुछ दिन के लिए बना वहां पर चले गए, कश्मीर चले गए। कश्मीर में विजिटर्स ब्यूरो के पद पर इन्होंने वहां पे एक कार्य किया है। कश्मीर के विजिटर्स ब्यूरो में इन्होंने कार्य किया कलाकार पत्रकार के रूप में। इन्होंने कलाकार पत्रकार के रूप में कहां पर काम किए? कश्मीर के विजिटर्स ब्यूरो में। इसको मैं टेस्ट में दी थी। कश्मीर के विजिटर्स ब्यूरो में काम किए थे कुछ दिन के लिए। फिर उसके बाद वहां पर रहकर भी इन्होंने कश्मीर के बहुत सारे दृश्य चित्र बनाए। यहाँ पर रहकर भी कश्मीर में इन्होंने चित्रणकार नहीं छोड़े थे। यहाँ पर रहकर भी इन्होंने दृश्य चित्रण किए हैं। यहाँ पर रहकर दृश्य चित्रण किए। यहाँ पर रहकर भी इन्होंने दृश्य चित्रण किया है कश्मीर में। वहां के जो हिमालय की घटाएं थी उनको कैनवास या कागज पर उतारने का काम इन्होंने किया है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? कुछ दिन के लिए यहाँ से जब वो ये कुछ दिन के लिए यहाँ पर थे, यहाँ से फिर उसके बाद ये शांति निकेतन गए। तो शांति निकेतन में जब गए तो वहां पे इन्होंने टेम्परा विधि से चित्रण कार्य करना स्टार्ट कर दिया। तो शांति निकेतन में गए, कब गए? शांति निकेतन की यात्रा की है उसके बाद। शांति निकेतन की यात्रा यहाँ की यात्रा की है। यात्रा करने के बाद यहाँ पर जिस शैली का इन्होंने अपनाया, जिस शैली को वह टेम्परा शैली थी, तो इन्होंने यात्रा किया है 1945 ईस्वी में। 1945 ईस्वी और टेम्परा शैली में कार्य किए। टेम्परा शैली में कार्य किए। तो देखिए कई जगह पे मिलता है जिप्सी का चित्रण किसने किया था, जिप्सी का। तो आप लोग देखिए पूछा गया था 2016 में कि हंगेरियन जिप्सी का चित्रण किसने किया था? तो अमृता शेरगिल ने। और उसके बाद राजा रवि वर्मा ने भी जिप्सी का चित्रण किया है। एक परिवार था, उसका चित्रण जिप्सी के रूप में दिखाया है, चित्र किया है, चित्र बनाए हैं। और ये भी एन.एस. बेंद्रे अपने भाई को एक जिप्सी के रूप में चित्रित किए हैं, जिसका शीर्षक दिए हैं घुमाकड़। घुमाकड़ नाम से चित्र बनाए हैं। जिस जो उसमें जो चित्र बनाए हैं उनको एक जिप्सी के रूप में चित्रित किए हैं। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इतना आप लोग लिख लीजिए, फिर आगे बढ़े। मैम हो गया। इनको देखिए स्वर्ण पदक मिला है। स्वर्ण पदक दिया गया बॉम्बे आर्ट सोसाइटी द्वारा।
बॉम्बे आर्ट सोसाइटी द्वारा इनको स्वर्ण पदक दिया गया। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी द्वारा इनको स्वर्ण पदक दिया गया। कुछ दिन के लिए बॉम्बे में ही कला सलाहकार समिति के सदस्य नियुक्त किए गए थे मुंबई सरकार के द्वारा। मुंबई सरकार के कला सलाहकार समिति के सदस्य समिति के सदस्य के रूप में भी काम किए हैं। और उसके बाद इनको बहुत सारा सम्मान दिया गया, जैसे कालिदास सम्मान दिया गया, पद्मश्री दिया गया, पद्म भूषण दिया गया। तो इनको जो कालिदास सम्मान दिया गया था, कालिदास सम्मान पूछा जाए कि इनको कालिदास सम्मान कब दिया गया है, तो 1984 ईस्वी में दिया गया है। 1984 ईस्वी में इनको पद्मश्री कब दिया गया है? पद्मश्री पद्मश्री दिया गया है 1969 में। 1969 में इनको पद्मश्री दिया गया है। उसके बाद ये काफी दिन बाद फिर जाके बड़ोदरा में प्राचार्य के रूप में काम किए। बड़ोदरा में प्रोफेसर पद का कार्य, प्रोफेसर पद का कार्य, तो प्रोफेसर पद का कार्य कहाँ पर किए हैं? बड़ोदरा में किए हैं। एमएस बड़ोदरा में। यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे इनके शिष्य भी रहे हैं। एमएस बड़ोदरा में इन्होंने 1950 से लेकर 1966 तक वहां पर कार्य किया है। 1950 से 1966 तक वहां पर कार्य किए हैं प्रोफेसर के पद पर एमएस बड़ोदरा में। तो इनके ऊपर प्रभाव पूछा जाए किसका रहा है? प्रभाव जरूर पूछा जाता है, प्रभाव इंपॉर्टेंट है। तो प्रभाव रहा है मुगल कला और राजपूत कला का प्रभाव। राजपूत कला और मुगल कला का प्रभाव। इन पर जो प्रभाव पड़ा है किसका किसका पड़ा है? राजपूत कला का प्रभाव पड़ा है और मुगल कला का प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा भी प्रभाव पड़ा है, लेकिन मुख्य रूप से जो प्रभावित थे राजपूत कला और मुगल कला से प्रभावित थे। इसके अलावा भी प्रभावित थे, बंगाल की शैली से प्रभावित थे, बंगाल कला, चीनी और जापानी पद्धति का प्रभाव। बंगाल कला, चीनी व जापानी पद्धति का प्रभाव। इसके अलावा भी प्रभाव पड़ा है, जैसे ये तो मान लीजिए विभिन्न कलाओं का प्रभाव था, लेकिन कुछ व्यक्तियों का भी इनके ऊपर प्रभाव रहा है, जैसे कि गोंगा, मातिस और सेंजा। और किसका किसका रहा है? गोंगा का रहा है, मातिस, सेजा। तो गोंगा, मातिस, सेजा के चित्रों से भी प्रभावित थे। इसको लिख लीजिए आप लोग।
पे थोड़ा skip हो गया है, इसको 1992 का लीजिएगा, मरणोपरांत मिला था ये। जी मैम। मेन मेन खाली याद कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनका देखिए, इन्होंने जो ग्राफिक कला की शिक्षा लिए थे, ग्राफिक कला की शिक्षा यानी ग्राफिक कला का जो अध्ययन किए थे, इसकी शिक्षा ये न्यूयॉर्क से लिए थे। कहाँ से लिए थे? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क से इन्होंने ग्राफिक कला की शिक्षा लिए हैं। और उसके बाद इनका जो माध्यम रहा है, विभिन्न माध्यमों में ये काम किए थे। माध्यम क्या क्या रहा है इनका? जैसे कि जल रंग, जल रंग से काम किए थे, तैल रंग, पेस्टल रंग। जल रंग, तैल रंग और पेस्टल रंग से इन्होंने चित्र बनाने का काम किया है। और इनके जो चित्र बनाने की शैली रही है, तो कुछ घनवादी चित्र बनाए हैं, घनवादी चित्र भी कुछ ये बनाए हैं। लेकिन ये जो एन एस बेंद्रे हैं, किस तरह के कलाकार हैं? प्रभाववादी कलाकार हैं। लेकिन कुछ इनका जो है चित्र घनवादी रूप में दिखाई देता है, जैसे कि मानव आकृतियां, मानव की आकृतियां और स्टिल लाइफ। इनके कुछ चित्र हैं, स्टिल लाइफ, मानव आकृतियां। इस पर कुछ घनवादी छाप दिखाई देता है। लेकिन मुख्य रूप से क्या है? मुख्य रूप से प्रभाववादी कलाकार हैं। पूछा जाता है ना, भारत का प्रथम प्रभाववादी कलाकार, तो भारत के प्रथम प्रभाववादी कलाकार कौन है? एन एस बेंद्रे हैं। एन एस बेंद्रे भारत के प्रथम प्रभाववादी कलाकार माने जाते हैं। और इन्होंने बहुत सारे चित्रों का निर्माण भी किए हैं। इनके कुछ चित्र बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़े। इनके चित्र देखिए। भारत के प्रथम घनवादी कलाकार देखा जाए तो आपके भारत के प्रथम घनवादी कलाकार गगनेंद्र नाथ हैं। तो अब देखिए, इनके चित्र की बात किया जा रहा है तो बहुत सारा चित्र बनाए हैं। चित्र बहुत सारा बना है, लगभग लगभग सभी चित्र इनका इंपॉर्टेंट है। चित्र याद करने के लिए आप एक ट्रिक याद रखेंगे, उसी ट्रिक को याद रखेंगे, सारा चित्र याद रहेगा। एक ट्रिक जो है चौपाई की तरह है। चौपाई में 4 चरण होते हैं, मगर इसमें 3 चरण है। 3 चरण है, 3 चरण को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। वन में घूमा ओम हरि सौ सूर्यमुखी का फूल लिए। वन में घूमा ओम हरि सौ सूर्यमुखी का फूल लिए। तो चौपाई में 4 चरण होते हैं, तो ये क्या हो गया? पहला चरण हो गया। देखिए, इसमें 3 ही चरण मान लीजिए। वन में घूमा ओम हरि सौ सूर्यमुखी का फूल लिए। ज्येष्ठ महीने दार्जिलिंग में निकली युवती श्रृंगार किए। ज्येष्ठ महीने दार्जिलिंग में निकली युवती श्रृंगार किए। दूसरा लाइन हो गया। अब तीसरा लाइन देखिए क्या है।
तीसरा लाइन है, बाजा बेच गाया तोता कठिन गली का राज लिए। बाजा बेच गाया तोता कठिन गली का राज लिए। देखिए, इतने में ही सिमट गया है सब। अगर आप रीता प्रताप वगैरह बुक में देखेंगे, चित्र आप देख के पूरा नहीं याद कर पाएंगे, घबराहट होगी। तो लेकिन जब आप लोग पहले देखिए, पहले क्या होता था, हिंदी में दोहा सोठा हम लोग जब हाई स्कूल परीक्षा आ जाती थी खूब रटते थे। चौपाई छंद बरवे एकदम रटा जाता था। तो उसी तरह रट लीजिए, परीक्षा आ गई है, चौपाई मान के रट लीजिए। वन में घूमा हो, घूम लिखा गया है, घूमा रहना चाहिए। वन में घूमा ओम हरि सूर्यमुखी का फूल लिए, ज्येष्ठ महीने दार्जिलिंग में निकले युवती श्रृंगार किए। बाज बाजा बेच गाया तोता कठिन गली का राज लिए। इसको एकदम याद कर लीजिएगा आप लोग, रट डालिएगा ऐसे ऐसे, जैसे दोहा और सोरठा रटते हैं। इतना लिख लीजिए, फिर इसको मिटाएंगे, फिर एक एक शब्दों का आप लोग बताएं, क्योंकि चित्र ज्यादा है। मैम, हाँ। मैम कला लग रहा है हिंदी से ज्यादा टफ है क्या? इतना वही दोहा कह इतना रही हूँ, ज्यादा। क्योंकि यहाँ चित्र टफ है ना, सब तो सही है, चित्र टफ है। एक एक चित्र दो दो तीन तीन लोग बना दिए, जैसे कि आप देख रहे हैं, जब मैं जिप्सी के बारे में बताई, भूल भुलैया, ऐसे बहुत सारे चित्र, रामायण महाभारत, एकदम अनेकों चित्र है कि ऐसे सभी लोग बनाए हैं। तो कला अब ज्यादा पूछने टफ हो गया। मैम पूछने वाले भी वहीं से पूछते हैं जहां सब लोग बनाए हैं। हाँ। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एनएस बेंद्रे का भी। इनका लगभग वो हमें लगता है कि सारा जितना भी है सब इम्पोर्टेंट है, सभी रट लेना चाहिए। कहाँ से क्या पूछ लें, क्या कहा जा सकता है। पिछली बार जैसे पूछे थे ना, एकदम आंख बंद करके एकदम एक दो बार पढ़िए, तीन बार फिर आंख बंद करके पढ़िए, वैसे रटिए, तब देखिए आपको एकदम रटा जाएगा। यामिनी राय का हमेशा पूछते हैं। हाँ? कह रही हूँ, यामिनी राय का तो हर साल एक चित्र पूछते हैं। हाँ बिल्कुल, चिड़ी चिड़ी। पूछा ही जाता है। संथाली स्त्री है। हाँ। तो देखिए, वन में था ना, तो वन में घूमा ओम हरि सूर्यमुखी का फूल लिए, पहली लाइन थी। तो वन से हो जाएगा वन, वन से हो गया वाराणसी। सब एक जगह कर दी हूँ उठा के, आपको वहां बार यहाँ वहां नहीं रखना पड़ेगा। वन में घूमा, वाराणसी या बनारस, बात एक ही हो गया। बनारस, पहले बनारस कहते थे ना, खाई के पान बनारस वाला। तो वन से हो गया, वन में घूमा ओम हरि, घूमा से हो गया घूमा, घूमा से क्या हो गया घुमक्कड़। घुमक्कड़ के बारे में बताई कि ये अपने भाई के ऊपर चित्रित किए थे, चित्र बनाए थे। घुमक्कड़ में अपने भाई को जिप्सी के रूप में दिखाए हैं। यही ब्रैकेट में लिख लीजिए, बेंद्रे अपने भाई को जिप्सी के रूप में चित्रित किए हैं। अपने भाई को जिप्सी के रूप में इन्होंने बनाया है, घुमक्कड़ को। तो वन में घूमा ओम हरि, ओम से क्या हो गया ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर।
हरी से क्या हो गया? हर की पैड़ी। कितने लोग देखने गए हैं हर की पैड़ी? हर की पैड़ी कहाँ पे है? मैम हरिद्वार। जिप्सी क्या होता है? क्या? जिप्सी। जिप्सी? हाँ मैम। जिप्सी होते हैं। जिप्सी जो है जैसे आदि मानव नहीं होते हैं, उसी रूप में होते हैं जिप्सी, जैसे रोबोट होता है। तो क्या मैं लिखाई? वन में घूमा ओ ओम हरि सौ सूर्यमुखी का फूल लिए। तो सौ से हो गया सौराष्ट्र। सौ सौ से हो गया सौराष्ट्र के बरवाड़। सौराष्ट्र के बरवाड़। सौराष्ट्र के बरवाड़ सौ सूर्यमुखी का फूल लिए, यानी सूर्यमुखी का फूल। सूर्यमुखी का फूल, यह शीर्षक ही है। इसका चित्र बना है सूर्यमुखी का फूल। तो इसका जो है मोनोग्राफ तैयार किया था। पूछा गया है ना ये क्वेश्चन इसके ऊपर। ललित कला एकेडमी इसके ऊपर मोनोग्राफ तैयार करवाई थी, सूर्यमुखी का फूल। और उसके बाद है ज्येष्ठ दोपहरे दार्जिलिंग में निकली युवती श्रृंगार की है। ज्येष्ठ दोपहरी दार्जिलिंग में निकली युवती श्रृंगार की है। तो ज्येष्ठ से हो जाएगा ज्येष्ठ। ज्येष्ठ से हो जाएगा ज्येष्ठ दोपहर। ज्येष्ठ की दोपहर। ज्येष्ठ आधा जाना है। ज्येष्ठ की दोपहर। तो ज्येष्ठ की दोपहर। और दार्जिलिंग में दार्जिलिंग के चाय बागान में युवती। तो इसमें था दार्जिलिंग में निकली युवती। दार्जिलिंग में दार्जिलिंग में निकली युवती। यही था इसका सेंटेंस। दार्जिलिंग में निकली युवती का मतलब यह है कि दार्जिलिंग में दार्जिलिंग के चाय बागान में युवती। दार्जिलिंग के चाय बागान में युवती। श्रृंगार किए। श्रृंगार से क्या हो गया? श्रृंगार से श्रृंगार चित्र बनाए ही है। श्रृंगार चित्र। तो बात एक ही हुआ, पूरा सेंटेंस ले लिया गया है। श्रृंगार किए। किए से हो जाएगा कंधे पर बच्चा। किए से है कंधे पर बच्चा। कंधे पर बच्चा नामक चित्र बना है। अब तीसरी लाइन था बाजा बेचा। बाजा से क्या हो जाएगा? इधर दिखाई दे रहा है बाजा। तो बाजा से हो जाएगा बाजा बजाती। बाजा बजाती। बाजा बजाती हुई चित्र बना है। बेचा से क्या हो गया? बाजा बेचा। बेचा से हो जाएगा बेचने वाला। बेचा से क्या हो गया? बेचने वाला। बेचने वाला चित्र है। बाजा बेचा गाया तोता। गाया से हो गया गाय और बछड़ा। गाया से हो गया
गाय और बछड़ा। गाय और बछड़ा। गाय या तोता, तोता से हो गया तोता और चमेलियन। तोता और चमेलियन। बाजा बेचा गाया तोता, काठ गली का राज लिए। कठिन गली यानी कठिन गली का राज लिए। कठिन से क्या हो गया दिखाई दे रहा है, कठिन। कठिन गली, इसके बाद लिखिएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं ऊपर, कठिन गली का। तो कठिन गली से हो जाएगा काठियावाड़ का ग्रामीण दृश्य। काठियावाड़ का ग्रामीण दृश्य। और राजस्थान, राज से हो जाएगा राजस्थान का दृश्य चित्र। राज से हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान का दृश्य चित्र, ग्रामीण चित्र, बात वही हुआ, राजस्थान का ग्रामीण चित्र। तो इतना सारा चित्र है, बस वही दोहा छंद रटते रटते आप याद कर ले जाएंगे, क्योंकि उसमें सब सेंटेंस मिलता जुलता है, आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, सारे सेंटेंस मिलते जुलते हैं।